हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन बायोलॉजी क्लिप चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के पीवाईक्यूज फॉर द टारगेट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका यूपी का 2025 का 2025। इसमें जो 1 से 30 तक क्वेश्चन थे वो जिस स्टेट का क्वेश्चन पेपर है उसके जीके के क्वेश्चंस रहे थे, और हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ वो 31 से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोनोसोमिक कंडीशन क्या होती है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो क्या होता है, एक प्लॉइडी कंडीशन होती है। प्लॉइडी मीन्स आइदर लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब प्लॉइडी 2 टाइप्स की हो सकती है, आइदर ये एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अगर पॉलीप्लॉइडी है तो मीन्स ये फर्दर टू टाइप्स की हो सकती है कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी है या एलो पॉलीप्लॉइडी है। ऑटो मीन्स जो क्रोमोसोम है वही आपका इंक्रीज हो रहा है, और एलो मीन्स जो एलेलीज होती हैं ए और बी हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, या अदर ए इंक्रीज हो रहा है बी इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें आपकी अलग अलग इंक्रीज हो रहे हैं। एनोप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में मीन्स एक्स्ट्रा यानी कि गेन हुआ, एनोप्लॉइडी मीन्स लॉस। अब लॉस एक क्रोमोसोम्स का भी हो सकता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास डिप्लॉइड कंडीशन और उसमें से अगर एक क्रोमोसोम यानी कि मोनो, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास मोनोसोमिक कंडीशन। अगर कहता है कि डिप्लॉइड कंडीशन से पूरा ही एक पेयर गायब हो गया तो ये हमारे पास होता है नलिसोमिक। तो ये दो कंडीशंस होती है। तो मोनोसोमिक हमारा क्या हो गया, जो आपकी डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स थे उसमें से आपका एक क्रोमोसोम, नॉट पेयर, एक क्रोमोसोम आपका लॉस हो गया, तो यहाँ पे ही होता है 2n-1। और ये सारी चीजें होती हैं ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग कब, मियोसिस में। जब मियोसिस में हम प्रोफेज पढ़ते हैं उसमें जो 5 स्टेजेस होती हैं उसमें नॉन डिसजंक्शन वाली स्टेप नहीं हो पा जो होता है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाती है क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो यहाँ पे हमारे 31 का आंसर हो जाएगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डिजीज किसकी वजह से होती है। तो सबसे पहले हमारा सीट्रस कैंकर कहता है इनमें से बताओ, then green ear of the bajra, then vein clearing of the भिंडी and rest of the linseeds। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो वीन क्लियरिंग होती है डिजीज इन भिंडी वो होती है वायरस की वजह से। अब इनमें से अगर हम एक का भी अगर हमें पता है तो इनमें से वायरस कौन सा है, आपका हिबिस्कस येलो विन वायरस। और हिबिस्कस येलो विन वायरस यानी कि सी का आपका हो गया सेकेंड। अब सी का सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ए और बी में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। फिर कहता है कि ग्रीन ईयर ऑफ द बाजरा, अगर बाजरा की अगर हम बात करें तो क्या है, ये बाजरा है, तो बाजरा के अंदर जो डिजीज होती है वो ये फंगल डिजीज है। ग्रीन ईयर है वो फंगल के द्वारा होती है, तो फंगल डिजीज है। और इसमें क्या होता है कि ग्रीनी लीफ हो जाते हैं स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ ईयर हेड। अब इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला ये हमारी करती है ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, तो बी का हमारे पास हो गया 4th। तो यहाँ पे बी का 4 अगर हमें पता है तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड। हम और देखते हैं कि सीट्रस कैंकर है वो किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़ैंथोमोनास सीट्राई, इस नाम से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपका ए का क्या हो जाएगा 3rd, और बच गया आपका डी रेस्ट ऑफ द लिंसीड मेलानोस्पोरालिनी, तो यहाँ पे डी का आपका हो गया 1st, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरीज। अब यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है जो हम स्किप कर रहे हैं हमेशा एग्जाम्स में,
ईयर, यानी कि हमें ये याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी रिसर्च कौन से ईयर में दी थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले आप अभी जो डिस्कस करके आए हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। ये कॉलिसिन एक केमिकल होता है जो ट्रीट करते हैं हम लैब में डबलिंग के लिए, और ये थी ब्लैक सेल। अब ये दिया कब था? ये दिया था 1937 में। और ये स्टडी किसके ऊपर की थी? ये स्टडी की थी धतूरा के ऊपर। किसके ऊपर? धतूरा के। Then second one is the molecular model of the DNA by Watson and Crick. अब Watson and Crick ने दिया था, तो ये कब दिया था? ये हमारा दिया था 1953 में। Then थर्ड कहता है टर्म्स ट्रांसपोजोन्स क्वाइंड बाय हैज एंड जैकोब। ये टर्म दी थी हैज। ट्रांसपोजोन टर्म किसने दी थी? यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रांसपोजोन्स आपको पता होना चाहिए, जंपिंग जीन्स है। किसने दी? हैज एंड जैकोब ने। और कब दी? ये दी थी 1974 में। देन कहते हैं कि सेंट्रल डोगमा किसने दिया? ग्रीक ने। अब सेंट्रल डोगमा क्या होता है? डीएनए, देन डीएनए का रेप्लिकेशन, देन डीएनए चेंज इनटू आरएनए एंड आरएनए इनटू प्रोटीन। तो ये किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। और यहाँ पे ये दिया किसने? कब? 1958 में। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो रिसर्च आई जो यहाँ पे दी गई उनमें से जो इंडक्शन ऑफ द पॉलीप्लॉइडी कंडीशन 1937। देन हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए का डबल हेलिक्स। देन हमारे पास सेंट्रल डोगमा। तो फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट आपका फर्स्ट पे रहेगा तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, सेकंड पे हमारा सेकंड रहेगा, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्क्राइब द एम ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कि नॉर्मली अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहती है कि कंजर्वेशन करो, सस्टेनेबल यूज करो एंड फेयर शेयरिंग करो। तो ये 3 टर्म्स हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कन्वेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सस्टेनेबल यूज एंड फेयर शेयरिंग, यस 2 पॉइंट्स आर, लेकिन विदाउट कंजर्वेशन यूज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कहता है कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यस सेकंड आंसर इज योर करेक्ट आंसर। हम थर्ड और देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फेयर शेयरिंग द बेनिफिट। अगर सस्टेनेबल यूज नहीं है तो शेयरिंग करे तो दे आर एलिमिनेट एट वन स्टेज। देन कहता है डी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज देन फेयर शेयरिंग नहीं दिखाया इन्होंने, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देन क्वेश्चन 35 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब ये हमारे स्टैट का क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट और वेरिएबिलिटी आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो हमें रिलेटिव वेरिएशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हमें रिलेटिव वेरिएशन अगर हमें पता है तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्थ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी फॉर हैप्लॉइड प्रोडक्शन। अगर हमें हैप्लॉइड, अब पीछे जो हमने PYQs किए थे तो वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे हैप्लॉइड से रिलेटेड, वहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन थे और यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स पूछे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है एक हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि डायरेक्ट स्क्रीनिंग ऑफ रिसेसिव म्यूटेशन, प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट फॉलोइंग क्रोमोसोम डबलिंग, डेवलपमेंट डिजीज रेजिस्टेंट एंड सुपीरियर डिप्लॉइड लाइन्स एंड इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली बच्चे को नहीं पता है हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए तो इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी तो डायरेक्टली आपका गलत हो गया, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कहाँ होती है? जहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन है आपकी। तो डी आपका गलत, तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ गलत हो गया। अब कहता है कि डायरेक्ट स्क्रीनिंग ऑफ रिसेसिव म्यूटेशंस, ये अगर आप रिसेसिव म्यूटेशंस की डायरेक्ट स्क्रीनिंग करते हो तो वहाँ पे हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन में ये स्टेप यूज़ करते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ द होमोजाइगस यूज़ करते हैं हम दोनों ही सेम आइदर ए हमने यूज़ किया, बी यूज़ किया, तो वहाँ पे हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। देन डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट एंड सुपीरियर डिप्लॉइड लाइन्स, ये तो हमारा टारगेट ही होता है कि लास्ट में हमें क्या करना है, डिजीज रेजिस्टेंट एंड सुपीरियर डिप्लॉइड लाइन्स डेवलप करनी है, जिसके लिए हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ABC तीनों, आंसर सी।
देन कहता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कैन बी असेस बाय। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर आपको चेक करना है तो क्या आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी करोगे? नहीं। तो तुम सेपरेशन थिन लेयर करोगे? नो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? नो। तो ये होता है आपका सी, सर्कुलर डाइक्रोसिज्म हम यूज करते हैं फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। देन क्वेश्चन 38 कहता है कि ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर द प्रोसेस ऑफ कैलस डिफरेंशिएशन इनटू रूट्स एंड शूट। अब रूट और सूट का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वहाँ पे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो होता है। अगर ऑक्सिन आपकी ज़्यादा है, मीन्स हम कह सकते हैं ऑक्सिन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होती है रूट्स की। अगर आपका साइटोकाइनिन ज़्यादा है, तो यहाँ पे होती है आपकी शूट की। तो ये दो कंडीशंस याद रखनी है, कब रूट ज़्यादा होंगी, कब शूट ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, तो ये आपका हो जाएगा। देन क्वेश्चन 39 क्या कहता है कि मैच द लिस्ट 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें दिए गए हैं इनहिबिटर्स और यहाँ पे दिए गए हैं साइकिल। अब ये आपके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, F1 is a subunit of the ATP synthase, and electron transfer from cytochrome B to cytochrome C and potassium ion transfer, यानी कि ionophobe। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा इनिबिटर कौन सी स्टेज को इनिबिट करता है। तो यहाँ पे अगर हम साइनाइड की बात करें तो साइनाइड इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 4 को, ये इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 4 को। साइनाइड के अलावा एक दो और ऐसे इनिबिटर्स है लाइक एजाइट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स 4। ये क्या करते हैं कि ये जाकर ब्लॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को। कॉम्प्लेक्स 4 से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है O2 के पास, तो यहाँ पे ये इनिबिटर का काम करते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स 4 को फर्दर वर्क करने नहीं देते, इसको इनिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे O2 के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट नहीं किए, तो लास्ट में हमारा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे रुक जाता है। देन यूरोवर्टिन एंड इसके अलावा एक और हमारे पास इनिबिटर है जो इसके साथ और सेम सा वर्क करता है, जिसको कहते हैं ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन को सब जानते हैं कि ओलिगोमाइसिन है वो इनिबिट करता है आपके कॉम्प्लेक्स 5 को, मीन्स ये इनिबिट करता है F1 सब यूनिट ऑफ ATP सिंथेस। तो ये हमारे पास B का हो गया 3rd। फिर कहते हैं कि वेलिनोमाइसिन। अब वेलिनोमाइसिन है वो आयनोफोर को इफेक्ट करता है, और कौन से आयनोफोर को? पोटेशियम को। तो यहाँ पे C का हो गया हमारे पास 1st। और ये हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 4। तो यहाँ पे कौन इफेक्ट करेगा? साइनाइड। अब एंटीमाइसिन क्या करता है? एंटीमाइसिन इफेक्ट करता है साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटीमाइसिन मीन्स D का मैच हो जाएगा। तो A का हमारे पास क्या हो गया? 4। तो A का हमारे पास 4, तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गई। और B का हमारे पास क्या हो गया? 3rd, और C का 1st एंड D का 2nd। तो आपके पास ये हो गया आंसर B। इसके अलावा एक और हमारे पास इनिबिटर है जो काफी बार पूछा गया है, रोटिनॉन। ये क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स 1 को इफेक्ट करता है। क्या करके इफेक्ट करता है? कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर रोक देता है कोएंजाइम Q के पास जाने, यहाँ पे ये इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट कौन हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 1st आपका इफेक्ट हो रहा है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं पा रहे हैं कोएंजाइम Q के पास, और फर्दर यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इफेक्ट हो गया। तो आपके 39 का क्या हो गया? B। देन कहता है कि हर्बेरियम जो सीट है आपकी, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है जो हमने प्रीवियस MCQ किए थे, उनमें भी ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम हमने डिस्कस किया था कि नियरली आपका ये होता है कि 29 एंड 42 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे आपके पास 29 आपको सिमिलर 2 में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सेकंड देख रहे हो कि ये आपका 41 है और ये आपका 40 है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 28.75 एंड 41.25, ये आपका हो गया हर्बेरियम सीड का। और पिछले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपसे लेबल पूछा जाए तो क्या आपको साइज सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हर्बेरियम से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो गया 40 का D।
देन 41 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इन्होंने फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात की है, तो ये क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में आता है नीलगिरी। तो नीलगिरी हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो कि 1986 में इसको रिजर्वॉयर की कैटेगरी में रखा गया। और इस ये है कहाँ पे, ये है हमारा वेस्टर्न घाट में। और वेस्टर्न घाट कहाँ तक है, आपका वेस्टर्न घाट है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। यहाँ पे आपका ये नीलगिरी रिजर्व ऑफ इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व। देन इसके बाद जो सेकंड है, और इसको 2012 में यूनेस्को की कैटेगरी में रखा गया। एंड इसके अलावा अगर हम इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे होता है नंदा देवी, जो कि 1988 में, एंड नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जिसको दिया गया 1988 सेम। तो ये आपका फर्स्ट आपको याद रखना है कि नीलगिरी इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन, तो आपका 41 का क्या हो जाएगा, डी। देन आपका 42 क्या कहता है कि जेनेटम रिजेंबल एंजियोस्पर्म इन हैविंग। तो हमें इसकी रिजेंबल्स बतानी है कि सूट अपेक्स विद डिस्टिंक्ट ट्यूनिका एंड कॉर्पस। यस, जेनेटम हैव डिस्टिंक्ट ट्यूनिका एंड कॉर्पस, दोनों इसके पास सेपरेट है। देन कहते हैं कि टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। यस, इसके पास स्टार्टिंग में 8 रहते हैं, देन टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट होती है। देन कहते हैं कि डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो, दे हैव डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो, लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है वो जायगोट का, वो होता है पाइनस में एंड साइकस में। किसमें होता है, पाइनस एंड साइकस में, ये वो आपका जेनेटम में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट सेकंड यानी कि ए बी सी आपके रिजेंबल करते हैं जेनेटम से, बाकी आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाइनस एंड साइकस से करता है। तो आपका आंसर रहेगा ए बी सी। तो आपका हो गया 42 का ए। देन 43 क्या कहता है, इन द कंटेंट्स ऑफ द एल्गल इवोल्यूशन which of the following characteristics distinguish chlorophyta means green algae from red algae। तो हमें ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी को डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पे आपकी ग्रीन एल्गी है और यहाँ पे आपकी रेड एल्गी है। तो कहता है कि क्या प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी ग्रीन एल्गी में, तो हमें पता है कि ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, लेकिन रेड एल्गी के अंदर नहीं है दोनों। फिर कहता है कि स्टोरेज ऑफ द स्टार्च विद पायरेनॉइड्स। तो स्टोरेज ऑफ द स्टार्च विद पायरेनॉइड्स ये इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम रेड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। हमारे पास यहाँ क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। देन कहता है कि पोजीशन ऑफ द फाइकोबिलिन्स एज ए एसेसरी पिगमेंट्स। तो फाइकोबिलिन्स, फाइकोइराइथ्रिन, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रेड एल्गी के अंदर, और वो किस फॉर्म में होते हैं, आर फाइकोइराइथ्रिन। लेकिन फोर्थ आप देख रहे हो एब्सेंस ऑफ द मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो मोटाइल अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रीन एल्गी के पास मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, जो होती है जू स्पोर्स हैं वो मोटाइल होती हैं विद फ्लैजिला, लेकिन रेड एल्गी के पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश क्लोरोफाइटा, इनकी ग्रीन एल्गी को वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं किससे, रेड एल्गी से। तो यहाँ कौन कौन से स्टेप आपके ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन एल्गी के पास तो पिगमेंट्स ये है नहीं फाइकोबिलिन्स, तो सी को आप छोड़ सकते हो कि ये तो सेपरेशन हुआ नहीं क्योंकि वो चीज रेड एल्गी के पास है। तो फर्स्ट आपका सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा ए। देन क्वेश्चन 44, इन्होंने कहा है कि स्फिंगोसाइन, PHY जीन्स, PCD, MYB प्रोटीन्स हैं, उनको आप मैच करना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्फिंगोसाइन क्या होता है, एक लिपिड है और ये बैकबोन होती है। स्फिंगोसाइन क्या है, एक बैकबोन है, बैकबोन ऑफ स्फिंगोलिपिड। Sphingosine is the backbone of sphingolipid. PHY, these are the phytochrome genes. These are the phytochrome genes.
जो कि एपोप्रोटीन्स होती हैं। पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ, जो क्या करता है, एपोप्टोसिस। और एमवाईबी प्रोटीन्स, दीज आर रिलेटेड, आर कह सकते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। तो यहाँ पे अगर हम मैच करें, फर्स्ट क्या कहता है, एन 18 कार्बन अमाइनो एल्कोहल ए डायल विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। सेकंड कहता है एनकोड एपोप्रोटीन ऑफ द पिगमेंट फाइटोक्रोम। थर्ड कहता है एपोप्टोसिस एंड फोर्थ कहता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो 18 कार्बन अमाइनो एसिड है, तो ये आपका कौन है, स्फिंगोसाइन, जिसके अंदर कितने कार्बन है, 18। एनकोड एपोप्रोटीन ऑफ द पिगमेंट फाइटोक्रोम, तो यहाँ पे आपके फाइटोक्रोमजिन, तो यहाँ पे फर्स्ट का आपका हो गया 1A, सेकंड का आपका B, एपोप्टोसिस C एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका MYB, तो ये हो गया D। तो A का फर्स्ट, B का सेकंड, C का थर्ड, D का फोर्थ, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन 45 क्या कहता है कि क्लैम्प कनेक्शन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आर कैरेक्टरिस्टिकली फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन विच। तो क्लैम्प कनेक्शन का नाम आते आपको याद रहना चाहिए कि ये होता है बेसिडियोमाइसिट्स में। इसके अलावा ये कौन से भी आपकी फंगस में देखने को नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बेसिडियो। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार जो भी हमने डिस्कस किए हैं अभी क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स में, ये रिपीट हुआ है 2-3 बार क्वेश्चन। देन 46 क्या कहता है कि ये आपको डिजीज दी गई है, आप उनके जो मेन जो फैक्टर्स हैं, जो फंगस है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ द व्हीट, सारी व्हीट की डिजीज है। अब यहाँ पे हम फोर्थ को उठाते हैं कि रेड रस्ट ऑफ द शुगर केन। तो शुगर केन का नाम आते ही आपको याद रहना चाहिए कि इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो है आपका कोलिटोट्राइकम फेलेक्टम, ये इसका कॉजिंग एजेंट। एंड ब्लैक ब्राउन रस्ट की अगर आपसे बात की जाए, तो ब्राउन रस्ट की बात करते ही आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे आपका लीफ जो है वो ब्राउन हो जाते हैं, और यहाँ पे आपका कॉजिंग एजेंट होता है पक्सीनिया का रिकॉन्डिटा। अब येलो रस्ट की अगर बात करें, बी आपका येलो रस्ट है, तो येलो रस्ट में क्या होता है, स्ट्राइप बन जाती है, स्ट्राइप बन जाती है येलो कलर की लीफ के ऊपर। तो इसका जो कॉजिंग एजेंट होता है वो होता है आपका, अगर आप स्ट्राइप से आप याद रख सकते हो स्टीरिफॉर्मिस, तो यहाँ पे पक्सीनिया स्टीरिफॉर्म करता है येलो रस्ट। देन ब्लैक रस्ट की बात करें, तो ब्लैक रस्ट ऑफ द व्हीट, ये आपका होता है पक्सीनिया ग्रामिनिकोला। तो आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी, एंड सेकंड पक्सीनिया ग्रामिनिकोला किसकी, ब्लैक रस्ट करता है, तो ये आपका ए, और ये आपका डी, और ये आपका बी। तो फर्स्ट का यानी कि सी का फर्स्ट आपको देखना है, ये आपका आंसर हो गया, डी का थर्ड है, ए का सेकंड है, और बी का फोर्थ है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन 47 क्या कहता है कि एट द मॉलिक्यूलर लेवल विच इज द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड इन प्लांट अगेंस्ट पैथोजेंस। अगर आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे पूछा जाए तो कहता है कि कौन सा सबसे पहला रिस्पॉन्स क्रिएट होता है प्लांट्स में अगेंस्ट पैथोजेंस। तो जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है एक प्लांट को, तो वहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फर्दर एक्टिवेट करते हैं जैस्मोनिक एसिड, सैलिसिक एसिड इन पाथवेज को। तो फर्स्ट आपके पास रिस्पॉन्स कौन सा क्रिएट हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट होती है, क्या होती है आपकी ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट क्रिएट होती है। तो 47 का आपका हो गया ए। देन 48 क्या कहता है कि आपको बताना है सक्सेशन का अरेंजमेंट करना है, यहाँ पे कि सक्सेशन होती है तो फर्स्ट स्टेप से आपको बिल्कुल प्राइमरी से आपको लास्ट तक ले जाना है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रीज और लाइकेन को देखें, तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि लाइकेन आती है, जो कि कॉम्बिनेशन है एल्गी एंड फंगस का। देन आपके पास आते हैं मॉसेस, देन आपके पास हर्ब्स एंड सर्व्स, एंड देन फाइनली ट्री। तो फर्स्ट स्टेज पे कौन आया आपका, लाइकेन। तो लाइकेन आपका सबसे पहले आएगा, तो फर्स्ट, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड पे आए आपकी मॉसेस यानी कि थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड, ये आपके दोनों एलिमिनेट हो गए। देन हर्ब्स सेकंड पे, देन फोर्थ, तो आपका आंसर हो जाएगा 48। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी का हमने पूरा पीछे डिस्कस किया था विद क्वेश्चंस इन द प्रीवियस PYQs।
कि डिफरेंट टाइप की क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, मोनोक्लाइमेक्स, ये सारी चीजें। देन क्वेश्चन 49 क्या कहता है कि सेम आपको लिस्ट दी गई है तो आपको इनको मैच करना है। तो न्यूक्लियोसोम्स, SAR, TAU, डाइनिन। कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है। न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है, जब हिस्टोन्स प्रोटीन प्रेजेंट है और उनके सराउंडिंग में जब आपका DNA रैप होता है तो वहां पे 147 बेस पेयर्स के DNA रैपिंग होती है अराउंड हिस्टोन्स, तो न्यूक्लियोसोम बनता है। तो यहाँ पे आप अगर हम मैच करें द असेंबली ऑफ द ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स 147 बेस पेयर DNA रैप अराउंड हिस्टोन, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, ए का सेकेंड। फिर कहता है कि ऐसे अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है जो प्लांट्स में क्रिएट होता है ड्यू टू पैथोजेनिक अटैक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें कि असेंबली ऑफ द ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स ATP इज एक्टिवली एंकर क्रोमेटिन टू न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसको हम होल्ड रखते हैं 1 मिनट के लिए, हम TAU पे आते हैं जो कि क्या है आपकी ट्यूबुलिन एसोसिएटेड यूनिट। इसमें क्या होता है कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके डाइमर बनते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर बाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली बनाते हैं और फर्दर जो प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे असेंबली ऑफ द ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे किसकी असेंबली हो रही थी, ट्यूबुलिन्स प्रोटीन्स की, तो यहाँ पे आपका सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। देन क्या कहता है डाइनिन, डाइनिन जो है ये आपके पास एक प्रोटीन है जो क्या करती है माइक्रोफिलामेंट्स में प्रेजेंट होती है और माइक्रोफिलामेंट्स में ही फर्दर अपनी मोटर प्रोटीन्स है, ये मोटर प्रोटीन्स कहते हैं इनको, और ये क्या एक्टिविटी करते हैं, ये ATPase एक्टिविटी करते हैं, ये ATPase एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका थर्ड किससे मैच हो रहा है, डी से। अब आते हैं हम SAR पे। SAR अगर आपसे देखा जाए तो सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट है, ये प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो इसके साथ मैच करेगा, तो ये मिसप्रिंट हुई थी क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे SAR की जगह हम लिखते हैं MAR। MAR क्या है, यहाँ पे MAR मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन है, ये आपका मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन है जो एंकर करता है क्रोमेटिन प्रोटीन्स को, क्रोमेटिन को टू न्यूक्लियर मैट्रिक्स, टू न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो SAR की जगह रिप्लेस है आपका MAR आएगा यहाँ पे, ये मिसप्रिंट हुई थी इन एग्जाम, क्वेश्चन पेपर में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो MAR आएगा। और यहाँ पे MAR आते आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन है जिसमें क्रोमेटिन्स है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के साथ एंकर करते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी का 4। तो यहाँ पे ए का आपका सेकंड है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बी का आपके पास 4 है तो ये आपके पास ये एलिमिनेट होगा और आपका आंसर आ जाएगा बी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि गिवन बिलो आर द असर्शन एंड रीजन दिए हैं, आपको इनमें से करेक्ट करके बताना। कहता है कि ट्राइकोगाइनिन is the characteristic feature of the basidiomycete। सेकंड कहता है द फंक्शन ऑफ द ट्राइकोगानी टू कैप्चर एंड रिसीव मेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब ट्राइकोगानी क्या है, ये एक फीमेल पार्ट की बात कर रहा है, फीमेल पार्ट की बात कर रहा है इन प्लांट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइसिट का, नहीं, ये बेसिडियोमाइसिट के अलावा एस्कोमाइसिट में प्रेजेंट होता है। और अगर आपसे एल्गी की पूछा जाए तो ये रेड एल्गी के अंदर होता है, रोडोफाइट। और दूसरा इसकी यानी कि आप इसका असर्शन तो रॉन्ग हो गया। अगर इसके रीजन की बात करें तो रीजन इन्होंने कहा है कि टू कैप्चर एंड रिसीव मेल गैमेट। यस, इनका फंक्शन होता है कि मेल गैमेट्स को कैप्चर करना, रिसीव करना ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका रीजन करेक्ट हो गया, आपका असर्शन रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ए करेक्ट, नो ये गलत हो गया, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, यानी कि असर्शन इज इनकरेक्ट है आपका और रीजन आपका करेक्ट है, तो आपका आंसर हो गया बी। देन क्वेश्चन 51 क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्कवरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। वही सेम है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ईयर याद रखना। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एंथर कल्चर बाय द माहेश्वरी, ये इन्होंने किया था एंथर कल्चरिंग इन 1964।
पॉलीएम्ब्रियोनी बाय लुई वैन हॉक, ये इन्होंने किया था 1719। डिस्कवरी ऑफ सिंगेमी एंजियोस्पर्म बाय स्टारबर्गर, इन्होंने की थी ये 1884 में। एंड डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन बाय नवासिन, ये इन्होंने किया था 1898। तो ये आपको याद रखने हैं। आप पीछे भी सेम ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ईयर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, लुई वैन हॉक की डिस्कवरी, पॉलीएम्ब्रियोनियम। तो यहाँ पे सेकंड आपका फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको अगर एक ही पता है तो आप एलिमिनेट करके आप आंसर चूज कर सकते हो। देन सेकंड है आपकी 1804 सिंगेमी, जो स्ट्रासबर्गर ने की थी इन 1884, तो आपका थर्ड हो गया। देन आपका 1898 डबल फर्टिलाइजिंग, देन फर्स्ट, तो ये आपका। देन क्वेश्चन 54 क्या कहता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो कि एक कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक, सोशल एंड सिक्योरिटी, तो इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है और इकोनॉमिक का भी होना ज़रूरी है। अब वो दोनों की सोशल ही इंटरकनेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल एंड सिक्योरिटी नो। पीस, तो पीस का तो कोई रोल है नहीं। सिक्योरिटी नो। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट, यस, दीज थ्री आर डिस्क्राइबिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन क्वेश्चन 55 कि हमें बताना है कि फैमिलीज अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द हमारे जो क्लासिफिकेशन दी थी तख्ताजन की 2009 की, याद रखनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एपो, आपको याद रखना है एपो से शोलो एका रूबी, ये आप याद रख सकते हो कि एपो, सोला, एका, उबी। तो एपो मीन्स एपो साइन, ये आपकी फर्स्ट है। देन सोलो आपकी सेकंड पे रहेगी, एका आपकी थर्ड पे रहेगी और रूबी आपकी फोर्थ पे रहेगी। तो फर्स्ट आपका सेकंड रहेगा, देन आपका फोर्थ, देन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये आपका होगा आंसर सी। देन क्वेश्चन 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट एन इन्वेसिव स्पीसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर वो इन्वेसिव नहीं है, यानी कि बाहर से लाइव ही नहीं है। तो लैंटाना कैमेरा, साइनोडोन डेक्टाइलिन, इकोनोर, ये तो हमें पता है कि ये तो इन्वेसिव है। प्रोसोपस जूलीफ्लोरा, तो इनमें से अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी साइनोडोन की अगर बात करें तो ये दूब ग्रास होती है, आपने नाम भी सुना होगा दूब ग्रास। और अगर हम ये करें तो ये लैंटाना, ये फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, भी ग्रास की एक कैटेगरी है और ये फॉरेस्ट को डैमेज करती है। ये आपका वाटर हाइकिंथ है, तो ये तो इन्वेसिव, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। देन प्रोसोपिस जूलीफेरा, ये क्या है आपकी, ये है विलायती, जो आप कहते हैं विलायती बबुल, ये इनके निकनेम है। तो इनमें से कौन सी है जो बाहर से नहीं लाई, तो दूब ग्रास, दूब ग्रास हमारे इंडिया की है, तो ये है आपका साइनोडोन डेक्टाइल। तो आपका 56 का क्या हो जाएगा, बी, जो कि क्या है, एक इंडिया की ही नेटिव स्पीसीज है, इसको बाहर से नहीं लाया गया। तो 56 का आपका हो जाएगा ए, सॉरी बी, 56 का आपका हो जाएगा। ये तो फॉरेस्ट है, ये तो आपकी इन्वेसिव है। देन 57 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, यूनिफॉर्म डायमीटर पूछा है इसने। तो यूनिफॉर्म ऑफ डायमीटर तो हमें पता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इस पर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। देन सबसे पहले आप स्टेरिलाइजेशन करते हो एक्सप्लांट का, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। देन क्या करते हैं, हम ग्रोथ करवाते हैं, ये पहले इनोकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन, पहले हमने स्टेरिलाइजेशन किया, फिर हमने उसको इनोकुलेशन किया, देन हम उसको इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं, देन हम उसकी हार्डनिंग करते हैं ताकि वो बाहर वाले टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सके। तो फर्स्ट आपका ये रह जाएगा, इनोकुलेशन आपका सेकंड, इंक्यूबेशन आपका थर्ड एंड हार्डनिंग आपका फोर्थ। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट रहेगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। थर्ड आपका सेकंड रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। Then which of the following center of the origin of the cultivated plants are identified by the valve, ये हमने पीछे PYQs में डिस्कस किया हुआ है। हैविंग द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप, इन्होंने दिए थे 8, लेकिन बाद में अब अगर डिस्कस करें तो 11 है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो 8 है उनमें से सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, हाँ,
तो ये आपकी इंडोमेलिसेंट। देन क्वेश्चन 60 क्या कहता है कि इन फंगस आपको इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट देखनी है जो कि ट्रांजिशन है फ्रॉम प्राइमेटिव टू एडवांस। इनके प्राइमेटिव टू एडवांस में आपको ट्रांजिशन देखनी है और किस में हुई है वो आपको चेक करके देखना है कि एक्चुअल में है या नहीं। दिस कहता है कि शिफ्ट ऑफ फ्रॉम आइसोगैमी टू ओगैमी, यानी कि शिफ्ट हुआ आइसोगैमी टू ओगैमी, ये एल्गी में मेन आपको देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? ये एल्गी में। बाकी किसी में हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो हम इसको नहीं कह सकते कि प्राइमेटिव टू एडवांस ग्रुप में ये ट्रांसफर हुआ है। तो ये सिर्फ आपकी एल्गी के लिए है। देन कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ द सेप्टेट हाइफी फ्रॉम साइनोसाइटिक हाइफी, तो आपको ये हाइफा देखने को मिलता है जाइगोमाइसिट के अंदर, लेकिन हम सेप्टेट की बात करें तो ये आपके एस्को एंड बेसिडियो में देखने को मिलेगा। तो ये एडवांसमेंट हुई है। देन डोमिनेंस ऑफ द डाइक्रायोफेज इन द लाइफ साइकिल, तो डाइकारियोफेज आपको देखने को मिलेगा बेसिडियो में, और पीछे जितने भी आपकी फंगस उनमें आपको डाइकैरियोफेज देखने को नहीं मिलता। ये एक एडवांसमेंट का पार्ट है। देन एबिलिटी टू फॉर्म एक्टोमाइक्रोन, ये स्पेसिफिक है, ये सब में नहीं है, तो इसको एडवांसमेंट में हम नहीं रख सकते। तो 2 and 3 आर द एडवांसमेंट पॉइंट फ्रॉम प्राइमेटिव टू एडवांस ग्रुप इन द केस ऑफ द फंगस। तो आपका सेकेंड एंड थर्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देन क्वेश्चन 61 क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, और हमें इनको पढ़ के इनका करेक्ट आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी ही स्टेट के प्रीवियस में आपको देखने को मिलेंगे, बाकी किसी स्टेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या कहता है कि ओराइजस टाइवा इज इन ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज। यस, इट इज इन ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज। और ये ओरिजिन कहाँ है इसका? इसका इंडिया एंड चाइना। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर कहते हैं जी मेज इज ए न्यू वर्ल्ड स्पीसीज, ये भी न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है, और इसका ओरिजिन क्या है? मैक्सिको। फिर कहता है कि द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बैम्बू इज चाइना। हाँ, इसका चाइना, और इसके अलावा अगर आप काउंट करो तो एंडेमेलन जो आपने अभी पढ़ के आए हो, और चाइना। फिर कहता है कि पाइनएप्पल इज ए ओल्ड वर्ल्ड, नहीं, पाइनएप्पल एक न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है, ये न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है, और इसका ओरिजिन है साउथ अमेरिका एंड ब्राजील, ये इसका ओरिजिन है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा? रोंग रहेगा, बाकी आपकी सही है। तो ए बी सी आपके करेक्ट है। तो ए बी सी ये आपके 3 एलिमिनेट हो गए, ये आपका करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन 62 क्या कहता है कि आपको मैच करना है, ये डायवर्सिटी का है कि अब डायवर्सिटी को अगर हम रिवाइज करें तो विद इन द सैंपल, ये आपके पास सैंपल हैं 2, ए एंड बी, और ये पूरी आपके पास एक कम्युनिटी है। देन दूसरी कम्युनिटी ये है आपके पास जिसके अंदर बी और हम कह सकते हैं सी और डी प्रेजेंट है। तो कहता है कि विद इन सैंपल, अब विद इन सैंपल, ये सैंपल है तो ये पॉइंट में एक सिमट के रह गया, तो इसको कहते हैं पॉइंट डाइवर्सिटी। विद इन हैबिटेट, एक ही हैबिटेट किन किन दोनों के बीच में है, तो ये आपका हो गया अल्फा। विद इन 2 हैबिटेट अगर इनकी बात करें तो ये हो गया बीटा, और ये आपका एक लैंडस्केप था, और ऐसे ही अगर आप दूसरा लैंडस्केप बना दो और उनके बीच का जो है तो वो हो गया आपका डेल्टा। तो यहाँ पे विद इन आपका ये ए हो गया, पॉइंट डायवर्सिटी मीन्स विद इन द सैंपल, अल्फा मीन्स विद इन द हैबिटेट, बीटा मीन्स बिटवीन 2 हैबिटेट्स। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी, और ये आपका डी। तो फर्स्ट का 1, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का 4, तो आपका आंसर हो गया डी। Then question 63, which chemical is responsible eliciting systematic acquired resistance during plant? तो यहाँ पे systematic acquired resistance पीछे बताया, तो यहाँ पे जो responsible होता है वो salicylic acid होता है। तो ये हो गया आपका D। Then 64, which of the following term describe the shape of the plant? तो अगर shape of the plant की बात कर रहा है, plant leaves की, आपको ध्यान रखना है अगर leaves के shape की बात कर रहा है तो शेप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक्विलर, ऑब्लिनिसिलेट एंड ओवेट, ये 3 आपकी शेप होती हैं। एक्विलर मीन्स नीडल लाइक, और इसमें क्या होता है ऑब्लिकुलेट में, इसमें क्या होता है, इसका बेस बिल्कुल आपको पतला दिखेगा और टिप इसका आपका ऐसे चौड़ा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ओवेट मीन्स एग शेप का दिखेगा आपको। तो ये होती है आपकी लीव्स की शेप। लेकिन अगर यहाँ पे मारिजिन की बात करें तो एंटायर और सिरेट,
एंटायर में क्या होता है कि स्मूथ मार्जिन रहेगा आपका, मार्जिन क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। और इसमें कैसा, ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे लीव्स हम देखते हैं, ऐसे टाइप का आपको सीरेट में देखने को मिलेगा, टूथ टाइप में। तो यहाँ पे इन्होंने शेप ऑफ द प्लांट लीव्स की बात की, इनकी शेप की बात करें तो आपके पास एक्युलर, ऑब्लिसेलेट एंड ओव्यूट, ये आपके पास 3 शेप हैं, और ये दोनों लीव्स की मार्जिन की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी। तो ये यहाँ पे आ गया आपका ए फर्स्ट। देन 65 क्या कहता है, हर्बिसाइड है आपके पास पैराक्वाइट, ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन विच टू कंपोनेंट इन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पैराक्वाइट की बात आते ही आपको याद रखना है कि वहाँ पे ये वर्क करेगा जहाँ पे फोटो सिस्टम आपके प्रेजेंट है। कहाँ पे वर्क करेगा, जहाँ पे फोटो सिस्टम आपके प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम हमारे पास कितने थे, PS1 एंड PS2। और इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम होता है बाई पायरिडिल हर्बिसाइड, बाई पायरिडिल हर्बिसाइड। ये क्या कहता है कि मैं वहीं वर्क करूंगा जहाँ पे लाइट होगी। और हमें याद रखना है कि जब हम फोटो सिस्टम 1 पढ़ रहे थे तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट काम कर रहा था, और डार्क में इनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो पैराक्वाइट इफेक्ट करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को, क्योंकि और ये जो आपका है ये भी डार्क में वर्क नहीं करता, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट 2 जगह है, लेकिन यहाँ पे फोटो सिस्टम की हम बात करते हो, हम पढ़ते हैं NADPH रिडक्टेज। तो वहाँ पे अगर ये इफेक्ट हुआ तो आपका ये भी इफेक्ट होगा, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम वो सबसे स्टेबल है। तो इकोसिस्टम है वो आपका ओशियंस का सबसे स्टेबल होता है। देन क्वेश्चन 67, आपको मैच करना है इनके साथ, जो निजेला है, लुसेनिया, ल्यूकोस्फेला, हेलिसराइम, ब्रैक्टियम एंड सीस्ट्रम नॉक्ट्रम। तो ये आपको बताना है कि ये जो आपको दिए गए हैं इनके नाम है ये इधर, ठीक है। तो निजेला होता है आपका कलुंजी, कलुंजी जिसे कहते हैं। और लुकेनिया होता है आपका वाइट पॉपिनेक। और हेलिक्राइसम बैक्टेरियम होता है आपका पेपर फ्लावर, और ये ड्राई फ्लावर भी होता है। और सिस्ट्रम नॉक्ट्रम होता है आपका नाइट जैस्मिन, नॉक्ट्रम मीन्स नाइट जैस्मिन। तो डी नाइट जैस्मिन का आपका क्या हो गया, डी लव इन मिस्ट, यानी कि ये कलंजी होती है लव इन मिस्ट। तो ये हो गया आपका ए, वाइट पॉपिनेक आपका बी एंड पेपर फ्लावर आपका सी। तो फर्स्ट का डी, यानी कि ए का हमारा हो जाएगा सेकंड। तो ये आपके दोनों एलिमेंट हो गए, ये ए का सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक होते ही आपका आंसर आ गया। अगर आपको याद नहीं है और आपको सिर्फ एक पता है कि सिस्ट्रम नॉक्ट्रम आपका नाइट जैस्मिन है, तो डी को अगर आप मैच करो तो डी को आप देख सकते हो 2 में आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट। और अगर निजेला आपको याद है तो आप 1 से ही आपका एलिमिनेट होकर आपका आंसर हो जाएगा। देन अगेन हमारे पास ये है कि आपको नाम दिए गए हैं, आपको भी फैमिलीज बतानी है। तो पिपेनेला एनिसियम है, ये आपकी फैमिली से एपियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका और कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेगोनेला ये मेथी है आपकी, और ये मेथी आपकी फैबेसी यानी कि लेग्यूम्स जिसके अंदर होते हैं उस फैमिली से बिलोंग करेगी। एमलिका ऑफिसियल्स ये आपकी आंवला जिसे कहते हैं आंवला, ये यूफोरबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इलेट्रिया कार्डमम ये आपका है इलायची जो होती है, ये आपकी जिंगली बेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आपका पिपनेला एनिसियम आपका बिलोंग करता है एपियेसी से, तो आपका ये हो गया ए। और ट्राइगोना फॉन्सम ग्राइसम आपका फैबेसी से, तो ये हो गया आपका बी। एम्बिलिका ऑफिशियल आपका हो गया सी, एंड ये हो गया आपका डी। तो ए का हमारे पास क्या है सेकंड। तो ये आपके तीनों ही एलिमिनेट हो गए और हमारा आंसर एक में ही आ गया। देन क्वेश्चन 69 क्या कहता है कि आपको असर्शन एंड रीजन दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अगर रीजन आपका करेक्ट हो तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो एपोमिक्सिस इज द मोर कॉमन इन द पॉलीप्लॉइड देन डिप्लॉइड, यस ये ट्रू है क्योंकि पॉलीप्लॉइड में मोर कॉमन होता है।
इट मिमिक्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ द यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नॉर्मली एपोमिक्सिस किसको मिमिक करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा इट मिमिक्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपका रॉन्ग है, लेकिन आपका असर्शन क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बर्ड नेस्ट ऑर्किड। तो यहाँ पे आपका बर्ड नेस्ट ऑर्किड कौन सा होता है? ये होता है आपका नियोटिया न्यूडस एविस, इसको कहते हैं आपका बर्ड नेस्ट ऑर्किड। और ये फंगस, ये सेप्रोफाइटिक है, ये इसलिए स्पेसिफिक पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सेप्रोफाइटिक है एंड इट डिपेंड ऑन फंगस। तो आपका आंसर हो गया सेकंड। देन क्वेश्चन 71, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग। अगर राइपनिंग से आपसे पूछा जाए तो डायरेक्टली आपका इथाइलिन है। जर्मिनेशन ऑफ द सीड, अगर जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन की हेल्प कौन करता है सीड की? तो हमें याद रखना है हमारा कौन सा होता है? जिबरलिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट कौन सी है तो हमारी होती है रेड लाइट, जिसमें जर्मिनेशन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रेड लाइट। देन क्वेश्चन 73, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं दोनों स्टेटमेंट? कि आपको कहा है कि आर्कीबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। यस, वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पे सर्वाइव कर सकते हैं। क्या उनकी जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है? नो, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। उनके पास स्यूडोग्लाइकन्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं। तो इनकी जो कंपोजिशन होती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स की, जो हमारी बैक्टीरिया होती है उनसे अलग होती है। तो यहाँ पे आपका रीजन रॉन्ग हो जाएगा और आपका असर्शन राइट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन 74 क्या कहता है कि आपको मैच करना है। और इसमें मैचिंग क्या करनी है कि जो भी साइंटिस्ट उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो किस साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे दी थी, फर्दर जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले बेंथम एंड हुकर की बात करें तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो आई थी डी कैंडोली की। उसके बाद बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन आई थी। तो यहाँ पे जो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगी, क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डी कैंडोली क्लासिफिकेशन। तो ए का आपका आ गया फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट आते हैं आपके 3 रॉन्ग हो गए और ये आपका आंसर हो गया। तो और सेकंड का देख लो, एंगलर एंड प्रेंटल की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्लर सिस्टम। और हैंसन की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है ऑन द बेसे सिस्टम। और तख्ताजन इज वेरी सिमिलर टू द क्रोनकेस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। हम देख रहे हैं कि टैक्सोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस स्टेट के एग्जाम में। नाउ ये कहता है कि आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, ये हमारे पास इक्वेशन है। कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाइयर व्हेन एन इज इक्वल टू के। तो अगर हम एन इज इक्वल टू के रखें तो यहाँ पे हम रखेंगे के, यहाँ पे हमारा के ऑलरेडी है, ये के है, तो क्या ये ग्रोथ रेट हाई होगा? नहीं, ये तो ओवरऑल ही 0 आ जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो ए आपका रॉन्ग हो गया, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन डिक्रीज एज एन अप्रोचेज के। एन है वो के से ज़्यादा होता जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ पे देखो एन आपका इसके माइनस में, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कंप्लीट माइनस में जाएगा। तो पॉपुलेशन रेट डिक्रीज कर रहा है जब एन अप्रोच कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर एन आपका ज़्यादा है तो आपकी पॉपुलेशन क्या रहेगी? डिक्रीज रहेगी, क्योंकि नेगेटिव में जाएगी। फिर कहता है एन, दोबारा से उन्होंने कहा ग्रेटर देन के है तो पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। तो ये भी आपका ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू, ये आपका रॉन्ग हो गया। के रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपके बी सी डी करेक्ट है और ए आपका रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो गया बी। देन उसके बाद आपका 76 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जाम्पल ऑफ सोमोक्लोनल वेरिएशन। तो सोमोक्लोनल वेरिएशन क्या होता है कि जो भी बॉडी सेल्स से आपके वेरिएशंस बनाए, बॉडी सेल्स को यूज़ करके जो भी आपके क्लोन्स तैयार किए गए
उनको सोमा क्लोनल, और उनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो होती हैं आपकी सोमा, इनकी सोमेटिक सेल्स को यूज़ करना। सोमा मीन सोमेटिक सेल्स को यूज़ करके जो भी क्लोन तैयार किए गए हैं उनके आपको इनमें से एग्जाम्पल नहीं है वो बताने। तो यहाँ पे आप, एक होता है सोमा के अंदर, एक होता है गैमेटो क्लोनल। तो इसमें किसका यूज़ करते हैं, तो गैमेटो है मीन्स गैमेट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएशंस ग्रोथ वगैरह गैमेट्स से होती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्जेलेट, रिमोल, टोमेटो, सुपर टोमेटो, बायो3। तो यहाँ पे अगर ये करेक्ट किया है, यहाँ पे जो वर्ड था ये था टोपेटो। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया था इन्होंने क्वेश्चन पेपर में, जो वर्ड है वो आपका टोपेटो, यहाँ पे पी है। तो यहाँ पे ऑक्जेलेट रिमूवल है, यस वो ऑक्जेलेट रिमूवल किया गया था जब टिश्यू कल्चरिंग की गई थी इन कोलोकेशिया, उसके अंदर ये ऑक्जेलेट रिमूव हो गया था जब इसकी ग्रोथ की थी। फिर सुपर टोमेटोज, यस बिल्कुल तैयार किए जाते हैं बाय 13 ईयर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टोमेटो, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन पेपर। विच इकोलॉजिकल पैरामीटर्स इज ऑलवेज अपराइट, तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हमें याद रखना है कि एनर्जी का कभी भी आपको इन्वर्टेड नहीं मिलेगा, ऑलवेज अपराइट। देन 78 द 4 इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट स्टेप, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे उन्होंने पूछा है डीपली। तो सबसे पहले होती है हमारी न्यूडेशन, देन क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, देन एसिस एंड कंपटीशन। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये आएगा न्यूडिशन, माइग्रेशन, एसेशन एंड फोर्थ पे आप आएगा कंपटीशन। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, तो ये आपका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन 79 विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द साइकेडेल्स रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट लीव्स, हमें बताने किसके स्मॉलेस्ट लीव्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ज़ेमिया की आपको स्पीसीज दी गई और एक डाइन की स्पीसीज दी है, डियोन की। क्या कहता है कि अगर आपसे कहा जाए कि साइकेडेल्स की स्मॉलेस्ट लीव, तो यहाँ पे दो कैटेगरी आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट आपसे कहे, स्मॉलेस्ट लीव्स आपसे पूछे, या फिर आपसे कहे कि लार्जेस्ट लीव्स, याद बताओ आप, तो आपको याद रखना है कि ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं साइकेडेल्स, जिम्नोस्पर्म के फॉसिल्स हैं। अगर आपसे कहा स्मॉलेस्ट, तो आपको याद रखना है कि ज़ेमिया की पिग्मिया स्पीसीज जो है, जिसका होता है 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। अगर लार्जेस्ट आपसे पूछा जाए तो साइकस की है, सिरसिनेल्स, इसकी है 2 to 3 मीटर लीव्स की साइज। तो यहाँ पे आपको लार्जेस्ट भी याद रखना है और स्मॉलेस्ट भी। तो हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट, तो हम अपना ऑप्शन में रखेंगे सी, और अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो साइकस सिरसिनेलिस। देन व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर, तो प्योर वाटर की आपसे कहा था तो जीरो होती है, तो जीरो हो गई। देन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज द असर्शन एंड रीजन, पेरानोस्पोरा डिस्ट्रक्टर कोज डाउनी माइल्डली डिजीज ऑफ द अनियन। फिर कहता है दिस पैथोजन कैन इजीली बी कल्चर इन द लेबोरेटरी, कहता है डिजीज तो करता है और उनको आप इजीली लैब में ग्रो करवा सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। अगर आपसे कहा जाए कि पेरानोस्पोरा डिस्ट्रक्टर डाउनी माइल्डली डिजीज करता है, यस ये ट्रू है, लेकिन ये क्या है, एक ओब्लिगेट पैरासाइट है, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है जो इजीली लैब में ग्रो नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया रोंग, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका रोंग है। तो ए असर्शन इज करेक्ट और रीजन आपका इनकरेक्ट, तो आपका हो गया आंसर बी। देन 82 कहता है विच वन, आपको रबर प्रिपरेशन की स्टेप्स बताने हैं कि कौन कौन से, जब रबर की प्रिपरेशन करते हैं तो स्टेप्स कौन से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं टैपिंग, देन करते हैं कोगुलेट करते हैं उसको, कोगुलेशन, देन उसकी प्रेसिंग करते हैं और लास्ट में उसकी स्मोकिंग करते हैं। तो ये स्टेप होते हैं टैपिंग, कोगुलेशन, तो TCPS, ये आपको याद रखना है TCPS। तो फर्स्ट आपका ये हो गया, कोगुलेशन आपका सेकंड हो गया, प्रेसिंग आपका थर्ड हो गया और स्मोकिंग आपका फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, तो ये आपके सी आंसर हो गया। देन कहता है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटाबेस इज 4 और मीन आपको दिया है, तो SD आपको दिया है 4 और मीन आपको दिया है 20, तो आपको COV दिखाना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है SD बाय मीन इंटू 100।
SD दिया हमें, कोई दिक्कत नहीं है, मीन भी दिया है, हमें 100 करना है, तो कितना हो जाएगा 20। हमारे पास कितना आ गया 20% आ गया। सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। फिर कहता है 84 साइंटिफिक नेम दिया गया आपको मेलस मेलस, आपको नहीं पता है कौन है, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि किस टाइप की नेमिंग दी गई है। टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, क्या ये सिनोनिम है, क्या होमोनिम है, क्या टोटोनिम है, क्या ओटोनिम है। तो जब आपकी जीनस और स्पीसीज का नेम सेम हो तो वहां पे आपका होता है टोटोनिम। अगर आपके जीनस और स्पीसीज का नेम सेम है, लेकिन फिर आपसे कहा कि सिनोनिम क्या होता है, तो सिनोनिम क्या कहता है कि एक ही प्लांट के आपको 2 डिफरेंट नेम देखने को मिले, सिनोनिम होता है। ठीक है। फिर होमोनिम क्या होता है, कहता है कि डिफरेंट प्लांट के आपको सेम नेम देखने को मिले। दोनों टर्म में डिफरेंस है, याद रखना। सिनोनिम मीन्स एक प्लांट था आपके पास और उसके 2 डिफरेंट नेम है। होमोनिम मीन्स प्लांट आपके डिफरेंट है लेकिन उनके नेम सेम है। फिर कहता है ओटोनिम्स, जब सब स्पीसीज रिपीट होती हैं। सब स्पीसीज का नाम आपने देखा होगा काफ़ी बार, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें सब स्पीसीज का नाम हम रिपीट करते हैं। स्पीसीज का नाम लिख के सब स्पीसीज भी आपकी वही सेम रहती, तो वो होता है ओटोनिम। तो यहाँ पे हमें इसका कि दोनों स्पीसीज एंड जीनस दोनों का नाम सेम है, तो आपका हो गया टोटोनिम। देन क्वेश्चन 85 क्या कहता है कि ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एम्पटी के हाइपोथेसिस है, वो एक्सप्लेन करती है द सक्सेस ऑफ द स्पीसीज एज ए इन्वेंटर। वो इन्वेशन स्पीसीज आई और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी मेरा कंपटीटर नहीं है, तो उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फिर कहता है कि नोवल वेपन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है रिलीज ऑफ द एनिमीज फॉर द इन्वेजन प्रोसेस। नोवल में क्या होता है कि कोई भी इन्वेजन स्पीसीज आती है, वो जिस भी नए इन्वायरमेंट में जाती है, वहाँ पे जो ऑलरेडी नेटिव स्पीसीज प्रेजेंट है, उसके लिए इन्होंने जो टॉक्सिन रिलीज किया वो इनके लिए नया होता है। अब ये खुद को यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगी, इनकी डेड हो गई। तो यहाँ पे इनका कंपटीशन क्या हो गया, इन्वेजन स्पीसीज का कम हो गया, तो कंपटीशन कम हो गया, तो रिलीज ऑफ द एनिमीज का रोल नहीं। तो नोवल वेपन हाइपोथेसिस यही कहती है कि कोई भी इन्वेजन स्पीसीज जब नए इन्वायरमेंट में जाती है, तो वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज है उनके लिए जो टॉक्सिन उन्होंने रिलीज किए हैं वो नए होंगे, तो वो डेड हो जाती है। तो रिलीज ऑफ एनिमीज फॉर द इन्वेजन प्रोसेस, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपका फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देन 86 क्या कहता है, विच सेलुलर ऑर्गेनिल हैज डुअल मेम्ब्रेन, इनकी डबल मेम्ब्रेन है, एसोसिएट विद द सेमी ऑटोनोमस, यानी उसके पास खुद का डीएनए है। तो यहाँ पे प्रोक्सिजम्स के पास नहीं होता, एंडोसोम्स लाइजोसोम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। देन कहता है कि रेस इज द स्मॉल जीटीपी इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द आर्टिकेज टू द न्यूक्लियस इन द सेल एंड लीडिंग टू द सेल प्रोलिफरेशन एंड द डिफरेंशिएशन। कहता है कि रेस जो भी हमारे पास ये प्रोटीन है, ये स्मॉल जीटीपीज प्रोटीन होती हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारी रिच, अगर इसका याद करें तो रिच सिग्नल टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस तक पहुंचाती हैं। स्मॉल है हमारे जीटीपीज, क्या करती हैं ये रेस प्रोटीन्स, इन्होंने सिग्नल लिया आरटीके से और इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया उसको न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में क्या करती हैं फिर ये सेल प्रोलिफरेशन कराया, डिफरेंशिएशन करा दिया, ये सारे काम वहाँ पे करवाते हैं। तो इन्होंने सिग्नल पास किया आरटीके से, रिसेप्टर टायरोसिन जो काइनेज है हमारा, देन इन्होंने फर्दर उसको न्यूक्लियस में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कहता है कि इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम द आरटीके टू द न्यूक्लियस इन द सेल एंड लीडिंग टू द, तो ये आपका हो गया ट्रू, यानी कि करेक्ट हो गया। देन कहता है आरएन इज द स्मॉल जीटीपी दैट रेगुलेट वेसिकल ट्रैफलिंग एंड एक्सोसाइटोसिस ड्यूरिंग द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो आरएनए है ये है द रन, अगर आप याद रखना चाहो, रन अक्रॉस न्यूक्लियस। ये क्या करती हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बाहर घूमती रहती हैं, कभी अंदर जाएंगी कभी बाहर जाएंगी, और ये क्या करवाती हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर बाहर मूवमेंट करती हैं, और ये है आरएस रिलीज न्यूक्लियर प्रोटीन, जो कौन सी होती है, इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन। ओके, तो ये मूवमेंट कराती हैं। तो कहा है कि स्मॉल जीटीपी रेगुलेट वेसिकल ट्रैफिक एंड एक्सोसाइटिस ड्यूरिंग द इंट्रस्ट, तो ये
आरएनए उसमें रोल नहीं करती, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बाहर मूवमेंट करवाती है प्रोटीन्स का, इनका वेसिकल्स से कोई रोल नहीं। वेसिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आरएबी आता है आपका, आरएबी आता है। आरएबी अगर आपका नाम आता है तो आपको याद रखना है रन अलोंग बबल्स, रन अलोंग बबल्स। तो ये कुछ कोड्स हैं जो हमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आरएस तो कहता है कि रिच सिग्नल टू न्यूक्लियस, और कहता है कि आरएन है तो कहता है कि रन अक्रॉस न्यूक्लियस, और आपसे कहे कि आरएबी है तो रन अलोंग बबल। तो बबल्स यानी कि वेसिकल्स, न्यूक्लियस के अंदर बाहर घूमना, न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंचाना। तो ये हमारे 3 ऐसे हैं प्रोटीन्स जो सिग्नल्स को पहुंचाने में काम करती है। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। देन उसके बाद 88 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट। तो सबसे पहले हमारा एमपी ही आता है, मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट इसका फॉरेस्ट कवर है। तो और एमपी के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो एमपी के पास आता है आंध्र प्रदेश, देन आपका आ गया छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा, ये हमारे ऑप्शन है। तो एमपी हमारा फर्स्ट सी आंसर। देन सक्सेशन ऑफ द सैंडी ड्यून्स, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे आपका सेमोसेयर, हेलो लिथो सीरो, ठीक है। तो हेलो अगर आपसे पूछा जाए तो रिलेटेड टू साल्ट, लिथो पूछा जाए तो रॉक, अगर आपसे जीरो पूछा जाए जेरो, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो ड्राई एरिया होता है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इन विट्रो माइक्रो प्रोपेगेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, अगर इन विट्रो प्रोपेगेशन कराया जाए माइक्रो प्रोपेगेशन तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्लांट को लिया, सिलेक्शन किया, स्टेरिलाइजेशन की, देन उसकी कैलिस फॉर्मेशन करते हैं, फिर रूटिंग करते हैं, हार्डनिंग जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, वो सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेंज ऑफ द वेरिएबिलिटी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्मॉल साइज ऑफ द एक्सप्लांट हम लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द डिजीज, जो एक्सप्लांट लेते हो आप मेरिस्मेटिक लेते हैं ताकि वो डिजीज फ्री हमें मिले, तो ये भी आपका करेक्ट है। ईयर राउंड वेरिएबिलिटी, अवेबिलिटी और रेंज ऑफ द वेरिएबिलिटी, क्या ये चारों चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें तो आप एक्सप्लांट ले रहे हो तो वहाँ पे सारे आपको कैसे मिलेंगे, ज़्यादा वेरिएबिलिटी आपको, लेकिन ईयर राउंड आपको अवेलेबिलिटी, आपको ये हमेशा अवेलेबल रह सकते हैं। तो आपका बी सी डी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे ये जेनेटिकली आपको आइडेंटिकल मिलेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे। देन क्वेश्चन 91 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज द असर्शन, सेकंड इज द रीजन। कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। यस, integral proteins are embedded in the plasma membrane and allow all the molecules regardless of the size and to pass freely। कहता है कि ये तो ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो आपकी एम्बेडेड होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। चलो यहाँ तक ठीक है। अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज एंड चार्ज टू पास फ्रीली, तो ऐसा तो है नहीं, हर चीज़ को वो नोट करता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो ए इज़ द करेक्ट एंड बी इज़ द इनकरेक्ट, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। देन 92 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग, ये आपको स्टेटमेंट दिए हैं, विच स्टेटमेंट रिगार्ड द मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस एंड फिनोटाइपिक वेरिएशंस आर ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू द मल्टी फैक्टर हाइपोथेसिस द ट्रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मल्टीपल जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। बिल्कुल इन्वायरमेंटल फैक्टर उनका इफेक्ट पड़ता है, लाइक हाइट है, कलर है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। देन कहता है अकॉर्डिंग टू फीसर द वेरिएशन ऑफ द क्वांटिटिव ट्रेट कैन बी पार्शन इन टू जेनेटिक वेरिएशन एंड इन्वायरमेंटल। यस, क्वांटिटिव और जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों से हम इफेक्ट देखते हैं उनका, जो कि आपके फिनोटाइपिक वेरिएशंस को बताती हैं। देन कहता है फीसर क्लेम दैट क्वांटिटिव ट्रेट इज स्लोली डिटरमाइंड बाय, अब पीछे इन्होंने ये बताया कि फीसर ने ये दिया, फिर दोबारा से कह रहा है कि क्लेम किया कि सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया। देन कहता है कि टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशंस अगर आपसे कहा है इक्वल टू जेनेटिक, तो ऐसा तो नहीं, ये दोनों की होता है, इन्वायरमेंटल भी इफेक्ट करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ए इनकी फर्स्ट और सेकंड आपका सही आंसर होगा। देन 94 क्या कहता है कि कॉटन इज द फाइबर यील्डिंग प्लांट। यस, द कॉटन फाइबर डेवलप ऑन द सीड्स, ये भी ट्रू है। तो असर्शन इज द करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।
ठीक है, ये तो याद रखना है आपको कि आपको करेक्ट तो दोनों पता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का। देन 95 क्या कहते हैं कि वी स्पीसीज स्टेम हैड ए सिंगल, क्या कहते हैं, सिंगल वस्कुलर सिलेंडर नियर द बेस, बेस के पास एंड एट द एपेक्स, बट 5 to 7 बिटवीन द बेस एंड एपेक्स, 5 to 7 बिटवीन बेस एंड एपेक्स। तो ये आपको बताना है कि 5 to 7 है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज ये है कि आपको डायरेक्टली नाम याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा होता है सैनिया निपेनेसिस, ठीक है, ये है फोसिल है एंजियोस्पर्म का। तो इसकी कुछ एंजियोस्पर्म्स का, इसका जो नेम है साहनी, तो ये नेम ऑफ साइंटिस्ट थे हमारे BN साहनी, उनके नाम पर है ये, ठीक है। और ये है हमारे फादर ऑफ लियोबोटनी, लियोबोटनी के फादर हैं। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो स्पीसीज है ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। और अगर आपसे पूछे प्लियोबोटनी क्या होती है, तो जो भी फॉसिल प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करना, फॉसिल प्लांट्स की। तो फॉसिल प्लांट्स हैं तो इसलिए हम फॉसिल एंजियोस्पर्म, और ये को होगा सैनिया निपेंसिस, जिसके वेस्कुलर सिलेंडर है नियर द बेस एंड एट द एपेक्स, और 5 to 7 है बिटवीन बेस एंड एपेक्स। देन क्वेश्चन 96, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्लियोनोलॉजी। तो यहाँ पे जो प्लियोनोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्पोर्स, इनकी स्टडी करना। कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशियंट क्लाइमेट, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्लांट, इवेल्युएशन ऑफ द प्लांट एडेप्टिबिलिटी, डिटरमिनेशन ऑफ द पोलन कैपेबिलिटी टू इन कंपेटेबिलिटी इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो अगर आप पोलन ग्रेन्स की स्टडी करें तो उसकी हमें हर स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये आपका करेक्ट है। इवेल्युएशन ऑफ प्लांट एडेप्टेबिलिटी, तो इवेल्युएशन को क्या हम चेक करते हैं कि प्लांट की इवेल्युबिलिटी जो एडेप्टेबिलिटी है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट पे कैसी है। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए तो ये आपका करेक्ट रहेगा। देन स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेज, तो हम इसमें कोई डेवलपमेंट ऑफ द स्टेजेस की स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट क्लाइमेट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देन कहते हैं वुमेन पोजेस 2 डोमिनेंट ट्रेट, उसके पास कितने ट्रेट है, दो हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम ए म्यूटेशन इन द डिफरेंट जीन्स। एक डिजीज है उसके पास कैटरेक्ट, ठीक है, और दूसरी है पॉलीडेक्ट। अब ये जो डिजीज है उसको उसके फादर से मिली है और ये डिजीज उसको मदर से मिली है। हर हस्बैंड डज नॉट हैव आइदर, इन उसके हस्बैंड के पास कौन से भी ट्रेट नहीं है। गिवन दैट जीन फॉर दीज टू ट्रेट आर लोकेटेड 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 जो सॉरी सेंटीमीटर मॉर्गन ये उनसे दूर है, ऑन द सेम क्रोमोसोम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चाइल्ड विल इनहेरिट बोथ द डिजीज, को वो इनहेरिट करेगा। तो अगर हम इसका बनाएं तो वुमेन की अगर हम बात करें तो उसके पास दोनों ट्रेट हैं और कितने 15 सेंटीमोर्गन है, तो यानी कि 15% रिकम्बिनेशन रहेगा। और अगर 15% रिकम्बिनेशन है तो आपके पास पेरेंटल कितने हो गए, 85 पेरेंटल हो गए। 100 में से 15 अगर रिकम्बिनेंट है तो 85 आपके पेरेंटल हो गए। तो अगर हम फर्स्ट डिजीज की बात करें तो कहता है कि ये उसको फादर से मिली है, तो इसका हमने लिख लिया, ठीक है। सेकंड कहता है कि उसको ये मिली है पॉलीडेक्टाइलिटी उसकी मदर से, ये हमने इसका लिख लिया ऐसे, ठीक है। हमें इसके सेकंड ट्रेट नहीं पता कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। तो ओवरऑल हम देखें तो इसकी क्या मिल जाएगी, हमें जीनोटाइप मिल गई, जीनोटाइप मिल गई। अब जीनोटाइप मिल गई तो जब हम इसके गैमेट्स बनाए तो हमने देखा कि ये इसके कुछ गैमेट्स कुछ इस टाइप से बने, इसको स्मॉल p को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसके गैमेट्स कुछ इस टाइप से बने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये दोनों आपके पास पेरेंटल है और ये दोनों क्या है आपके पास रिकम्बिनेंट है। तो पेरेंटल अभी हम देखते हैं 85 है तो ये कितने हो जाएंगे 42.5, 42.5 और रिकम्बिनेंट 15 है तो 70.5, 7.5, 7.5 हो गया। बट इन्होंने कंडीशन लिखी है, ये तो हमारा डायरेक्टली यहाँ से निकल जाता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हर हस्बैंड डज नॉट हैव आइदर ट्रेट, उनमें से कौन सा भी ट्रेट नहीं है उस फादर के पास। तो ट्रेट नहीं है तो क्या होगा, और यहाँ पे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि कितनी परसेंटेज रिकमिनेंट होगी इन द चाइल्ड तो हम 7.5 लिखें, 7.5 हमारे पास कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है।
लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज स्किप करनी पड़ेगी कि हर हस्बैंड डज नॉट हैव एनी ट्रेट, तो उसके हस्बैंड के पास कोई ट्रेट नहीं है तो कोई भी उसमें डिजीज नहीं आएगी, तो डिजीज नहीं आएगी तो यहाँ पे जो भी आपके पास पेरेंटल रहेगा वो सेम उसके चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 42.5। Then 98, the somatic embryo covered with the sodium and calcium alginate are not characteristics। जब भी हम सोमेटिक एम्ब्रियो तैयार करते हैं तो सोमेटिक एम्ब्रियो तैयार करने से वहां पे टिश्यू कल्चरिंग में हम ये प्रोसेस करते हैं, टिश्यू कल्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं कि आपको दिया जाता है एक सोमेटिक एम्ब्रियो, ये आपको कवर करना है विद द कैल्शियम एंड सोडियम एल्जिनेट से। क्या करते हैं, हमने कोई भी एक टिश्यू लिया, उसको हमने कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप किया, आयन एक्सचेंज हो गए, कैल्शियम क्लोराइड है तो आयन एक्सचेंज हो गए, आयन एक्सचेंज हो गए तो क्या हो गया, कैल्शियम एल्जिनेट, बीड्स बन गई, बीड्स डाल दी, ठीक है, और इन बीड्स के अंदर आपका एम्ब्रियो कवर हो जाता है। अब इनको क्या कहा जाता है, इसका नेमिंग की बात है, इसको हम कह सकते हैं कि वो सिंथेटिक है, वो खुद नेचुरल नहीं था, आपने सिंथेटिक सीड तैयार किया है, वो एनकैप्सुलेटेड है, एनकैप्सुल कर दिया, जैसे हम नैनोबायोटेक में पढ़ते हैं, फिर वो आर्टिफिशियल भी है। ये तीनों टर्म्स तो आप यूज कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि ये आपने लैब में तैयार किया है, ये इसकी बीड है और बीड्स के अंदर क्या है, आपका ये एम्ब्रियो है, ठीक है, आपका टिश्यू है, आपका एम्ब्रियो इसके अंदर सेट है। तो यहाँ क्या ये कहता है, क्या ये टर्म सिंथेटिक सीड यूज कर सकते हो, यस हम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी है, एंड क्या उसको आप कह सकते हो कि वो कोटेड है, कोटेड तो है, लेकिन यहाँ पे कोटेड वर्ड की बजाय यहाँ पे क्लोज सीड्स टर्म यूज की गई है। कौन सी टर्म, क्लोज सीड्स, तो यहाँ पे क्या इसको आप क्लोज सीड्स बोलोगे, नहीं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका ये क्लोज सीड्स। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये जो क्वेश्चन है ये करेक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर आपकी क्वेश्चन पेपर जो आपकी बुक में है उसमें ये क्लोज्ड है, ये जो आंसर है ये है क्लोज्ड, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस, वो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था सेम आ गया। कहता है कि जो हंचिंसन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, एपिकॉन्डले, बैंथम ओकर सिस्टम, और इनमें से सबसे पहले आपको सीक्वेंस में करेक्ट करना है इनको। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे कैंडोले आए थे, ठीक है, जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, उसके बाद हमारे बैंथम एंड हुकर हैं, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, देन आपका ये थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। ये सेम क्वेश्चन हम पीछे करके आएंगे। तो फर्स्ट इनकी आपका सेकंड हो जाएगा फर्स्ट पे, देन आपका थर्ड हो जाएगा सेकंड पे, ठीक है, ये हो गया, फोर्थ आपका थर्ड पे, और ये आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन हु कॉइन द टर्म जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स टर्म दी थी वो डब्ल्यू बैटसन ने दी थी, ठीक है, और जो जीन वर्ड था वो दिया था जॉनसन ने इन 1909, और जेनेटिक जो टर्म दी थी 1905 में। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस, यानी कि 31 से 100 क्वेश्चंस की सीरीज ऐसे बनी रही हमारी।